Today we will going to do the last topic of our chapter, and this is the very last. मतलब one or या two ही topic अगर देखोगे अगर बचे तो ऐसे to the very last topic of our chapter, chapter number 3, business environment, class 12th. That is your impact of changes in economic policy on the business or इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन भी ऐड कर लेना। मतलब जो हमारी एलपीजी पॉलिसीज 1991 में आई थी उसका क्या इफेक्ट क्या इम्पैक्ट था हमारी उस पे क्या इफेक्ट था उसका हमारी गवर्नमेंट पे हमारी इंडिया पे। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। आप मुझे बताओ जो उसका पहले वन वर्ड में बताओ कि जो उसका इफेक्ट था वो पॉजिटिव इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट था हमारी कंट्री पे। पॉजिटिव। और हर कॉइन के कितने पहलू होते हैं? वेरी गुड। इफ वन कॉइन नहीं बचा, इफ वन कॉन्सेप्ट या वन थिंग हैव एडवांटेजेस देन द सिमिलर वे इट हैव द then it have the disadvantages also। तो अब इसके फुली तो उसके फायदे हो नहीं सकते। इतनी अच्छी तो कोई चीज होती नहीं है कि किसी के फुल फायदे हो। उसके डिसएडवांटेजेस भी होते। तो आज हम इसके डिसएडवांटेजेस अगर कभी भी आपके पास इम्पैक्ट आए तो इम्पैक्ट में फुली किसी चीज के फायदे फुली किसी चीज के नुकसान नहीं दिखाए जाते। इम्पैक्ट में आपकी दोनों चीजें दिखाई जाती है। दोनों मतलब दोनों चीजें दिखाई जाती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके पास ये आए तो अब इसके बाद हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका जो इम्पैक्ट था एलपीजी पॉलिसीज का, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, या हम कह सकते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ये इसका लिबरलाइजेशन। इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो था इंक्रीजिंग इन कंपटीशन। आई थिंक जब मैं आपको ये समझा रही थी तो मैंने इसका डिसएडवांटेजेस पे आपको इसके लिखवाए थे और मैंने आपको ये बताया था कि सबसे बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज होता है हमारा इसका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का वो ये होता है कि हमारा कंपटीशन इंक्रीज होगा। बच्चा मेरे साथ कंपटीशन इंक्रीज हो गया किसी का या आपके साथ हो गया? एमएनसीज के साथ, हमारे इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के साथ, इंडियन डोमेस्टिक वर्कर के साथ। किसी के साथ नहीं हुआ। डोमेस्टिक वर्कर्स के पास कांटे की टक्कर देने वाले लोग आ गए, कट शॉर्ट कंपटीशन देने वाले लोग आ गए। अब इसमें क्या हुआ कि देखो जैसे सपोज करो फर्स्ट हमारे जो लोग थे, आप कोई काम लेट अस सपोज कोई काम हमारी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैंने हमेशा बताया अब बाहर की कंट्री के पास इतनी तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगी कि बाहर की कंट्री के पास रिसोर्सेज हमसे ज्यादा होंगे। अब हमसे ज्यादा अगर रिसोर्सेज होंगे बाहर की कंट्री के पास तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होगी उसके में एनहांसमेंट भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो after the new policy Indian companies had to face all round competition, which means competition from the internal market and the competition from the MNC। जो हमारी एमएनसी इंट्रोड्यूस हुई थी या हमारी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज था कि हमारे जो कंज्यूमर है उनके पास चॉइस का बढ़ जाना। एक बात बताओ अगर किसी चीज की मोनोपोली है, मुझे एक आधे गुड्स बताना जिनकी मोनोपोली है अभी भी मार्केट में। इलेक्ट्रिसिटी। आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी के कौन से प्राइवेट प्रोड्यूसर है? ये बताओ कौन प्राइवेटली, मैं कह सकती हूँ कोई भी नहीं। मैं कहूँगी मेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है या मैं इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हुए दिखी हूँ, ऐसा नहीं होता ना। हाँ रेलवेज की भी वो तो खैर बचा, रेलवेज तो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, खैर ये भी गवर्नमेंट है। रेलवे तो खैर कोई अपने प्राइवेट ट्रेन निकाल भी कैसे सकता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट बना नहीं सकता है लगा नहीं सकता। वो नहीं लगाता देन दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन ऐसे नहीं कि लगा सकता नहीं है। एक होता है सकता और एक होता है करता। तो वो ऐसा नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता, इट कैन बी पॉसिबल बट इट वॉज नॉट डन, वो हो नहीं रहा था।
अब मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जो, अगर एक बात बताओ, किसी चीज के अगर मोनोपोली राइट्स है, अगर किसी चीज के पास मोनोपोली पावर है कि ये ही काम ऐसा ही होगा, ये इसी तरीके से होगा, ये इसी तरीके से होना है, ये इसी तरीके से हो सकता है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी चीज के अगर मोनोपोली राइट्स होते हैं तो हमारे वो बंदा क्या उसको उसको खरीदता नहीं है? बताओ मुझे। हाँ जी। अम, मैं कह रही थी, अगर कोई चीज कितनी भी महंगी हो, अगर उसके मोनोपोली राइट्स हो, और अगर वो नेसेसिटी है कंट्री के लिए, पर्सन के लिए, अगर वो उस गवर्नमेंट की जो भी चीज हो या प्राइवेट की कोई भी चीज हो, अगर वो बंदे की वन ऑफ द बेसिक नीड्स में इंक्लूड होता है, देन वो जितनी भी महंगी हो वो पर्सन उसे परचेज करेगा। जैसे लाइट के बिना कोई रह नहीं सकता, चाहे लाइट कितनी भी महंगी हो, हर पर्सन लाइट को परचेज करेगा। तो ऐसी, अब ये बात है कि एक बात बताओ, अगर तुम पर्सन के पास नीड को डाइवर्स कर दो, डाइवर्सिफाइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड? बांट दो, खोल दो, पर लोगों के पास ऑप्शन खोल दो। अगर सपोज करो कोई फुटवेयर्स है, वो फुटवेयर्स इंडियन कंपनी भी बना रही है, वो फुटवेयर्स की एमएनसी भी आ गई, वो फुटवेयर्स बाहर वाली कंपनी भी बना रही है, सब लोग मिलके फुटवेयर्स बना रहे हैं, खरीदने वाले कस्टमर्स कितने हैं? नहीं बच्चे लिमिटेड, लोग तो लिमिटेड ना। मैं अगर सपोज करो यूपी में कोई कितने लोग हैं, उतने ही लोग हैं, पहले 50 सपोज करो फैक्ट्रियां थी, अब 100 फैक्ट्रियां हो गई, धीरे धीरे 500 फैक्ट्रियां हो गई। भाई लोग तो उतने ही है ना, जब प्रोड्यूस करने वाले कितने भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन कंपटीशन हमारा वन ऑफ द इफेक्ट था एलपीजी पॉलिसीज का। मतलब कंपटीशन लोगों के बीच में नहीं, कंपटीशन कंपनियों के बीच में। उसके पास, लोगों के पास चॉइस बढ़ गई थी चीजों को खरीदने की, कि ये गुड्स हम इसका भी खरीद सकते हैं, उसका भी खरीद सकते हैं, उसका भी खरीद सकते हैं। और कस्टमर्स बहुत ही रेशनल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल? समझदार, इंटेलिजेंट, हु डू द राइट डिसीजन। तो कस्टमर्स बहुत ही रेशनल होते हैं, समझदार होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा कोई काम को कहते हैं ना, सोच समझ के सूझबूझ से करते हैं। स्पेशली आप कहो कि जैसे हमारी मदर्स होती है या लेडीज को मान लो, सबको उनको बार्गेनिंग करने की आदत होती है ना, आपने सुना होगा या देखा होगा। तो मैं कह रही हूँ कि जितनी ज्यादा ये होता है ना, जो ऐसे सभी लोग होते हैं कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको वो फालतू पैसा नहीं दे के आते। अगर कोई चीज चाहे, लोग ये नहीं देखते, सपोज करो चाइना के टॉयज आए थे पहले जमाने पे, अभी भी आते ही है, लेकिन आपको पता है चाइना की टॉयज से, चाइना के प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी मान लो या डिसक्वालिटी मान लो क्या होती थी? वो बहुत ही जल्दी टूट जाते थे, हल्की सी चीज से। चाइना के फोन, चाइना के टॉयज, चाइना की चीजें ऐसी होती थी, हल्का सा हाथ लगा, हल्का से कुछ हुआ और वो टूट जाते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा, इसका हम कह सकते हैं कि बेकार थे, लेकिन वो सस्ते हुआ करते थे। अगर कोई सपोज करो टॉयज 500 रुपए का है, तो वो 50 रुपए का, 100 रुपए का मिलता था। भाई किस चीज के पैसे होते हैं एक प्रोडक्ट में, आप बताओ? क्वालिटी के। वेरी गुड। क्वालिटी के, उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस के पैसे होते हैं। जैसे आपने टपरवेयर और ऑरिफ्लेम का नाम सुना है? हाँ जी। लेडीज बिजनेस है, पहले मेरी मम्मी भी करती थी बट अब नहीं। तो वो ना, इसमें क्या होता है कि उसकी इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट होते हैं, और उसे तो अब वो करती नहीं, लेकिन मैं यूज करती हूँ उसके प्रोडक्ट। लेकिन जो वो है हमारे टपरवेयर के, उसके सपो एक एक बॉटल, वाटर बॉटल, पानी की बॉटल 300, 350, 400 रुपए की होती है। बट वो ये गारंटी लेते हैं कि आपने अगर एक बार बॉटल हमारी ले ली, वाटर बॉटल, फ्रिज की बॉटल, तो आपको कभी भी वो लाइफ लॉन्ग के लिए होगा, आपको कभी भी उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी हम इलिटरेट पर्सन के आगे रख दे या उसे दे एक छोटे छोटे डब्बा, छोटे छोटे, इतना छोटे छोटा, 500 रुपए, बच्चों के लंच बॉक्स 650 रुपए,
इतने महंगे प्रोडक्ट है उसके, किसी को आते, लेकिन ये गारंटी होती है कि वो ना खराब नहीं होते। तो अगर किसी और इलिटरेट पर्सन के आगे रख दो, वो क्या कहेगा, 10 रुपए का डब्बा है, 10 रुपए का मिलता है, 50 रुपए का डब्बा है वो मिलता है। तो कहने का मतलब ये, कोई भी ये खैर हमारे इंक्रीजिंग इन कंपटीशन में तो नहीं आएगा, ये तो सब लोग नहीं खरीदते। कंपटीशन तो तभी इंक्रीज होता है जब हमारा कोई भी चीज बाहर की कंपनी हमारी डोमेस्टिक कंट्री से सस्ती बेच दे, तो फिर सब लोग वहां पे चले जाते हैं। एक बात बताओ, अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपने इंडियन कंपनी का परचेज किया, वही प्रोडक्ट आपने आउट ऑफ इंडिया का परचेज किया, तो उसमें डेवलपमेंट किस कंट्री का किस केस में होगा? सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट इंडियन कंपनी का खरीदा, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया का खरीदा, अगर आपने इंडियन कंपनी से कोई चीज प्रोडक्ट किया तो फायदा किसका? इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। और आपने कोई चीज बाहर का खरीदा तो फायदा किसका? तो कहने का मतलब ये, क्यों लोग इतना फोकस करते हैं कि तुम अपनी जो हमें हमारा कंपटीशन रिमूव करो और तुम अपने डोमेस्टिक चीज को परचेज करो। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि जो डोमेस्टिक चीजों को अगर आप प्रोड्यूस करोगे, परचेज करोगे, तो उसका फायदे से हमारे इंडिया को होगा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव होगा और इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो इससे कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया वैसे इंक्रीजिंग इन कंपटीशन का मतलब। चलो, नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। एक बार आप मुझे अपना व्यू बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, शाबाश। अगर तुम कस्टमर के आगे या तो दिखाओ ही मत, या तो कस्टमर को दिखाओ ही मत कि इस टाइप की कोई चीज भी होती है। बट अगर तुम कस्टमर को दिखा दोगे ना कि इस टाइप की चीज भी होती है, अगर कोई बंदा 50 रुपए की चीज ले रहा, वो सेम जो रेट भी बढ़ जाए, वो उस चीज को अगली बार 100 रुपए की नहीं लेगा। उसके दिमाग में यही रहेगा कि हमने तो ये चीज 50 की ली, हम तो 50 की ले, कि उसमें वो नहीं लेगा इससे ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि, और हाँ, एक और इस वे में भी देखो, अगर आपने किसी कस्टमर को क्वालिटी एनहेंस करवा दी, क्वालिटी दिखा दी कि इस टाइप के भी गुड्स हमारे हो सकते हैं, इस टाइप के भी गुड्स होते हैं या हो सकते हैं, आपने क्वालिटी अपग्रेडेशन दिखा दी, क्वालिटी दिखा दी, तो वो फिर कम क्वालिटी के साथ में कम डाइवर्सिफिकेशन के साथ फिर चल नहीं सकता। अगर आपने किसी कस्टमर को दिखा दिया कि 50 तरीके की डिजाइन है कपड़ों में, वो आपके 5 तरीके के डिजाइन में फिर सेटल नहीं होएगा। अगर बाहर की कंट्रियां आके हमारी इंडिया में सेटल होती है, तो हर कंट्री की कुछ अपनी विशेषता होती है, हर कंट्री की कुछ अपनी क्वालिटी होती है, और वो सारी क्वालिटीज वो चाहेगी कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस करो, और डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर नहीं पाता। इसी वजह से हमारा जो कहते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज योर रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब आप बताओ एक बार। वेरी गुड। इसका मतलब होता है, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक टर्म है, कोई बंदा इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन डायनामिसिटी मतलब ये होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो आपकी कितना भी डायनामिक कुछ भी चीज हो, लेकिन कुछ तो उसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, कुछ तो स्टेबलाइजेशन भी होगा। आप बताओ, अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की हर एक चीज कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कोई चीज हर वक्त चेंज होती रहे, तो उससे क्या फर्क होगा या उसका क्या रिजल्ट होएगा? वेरी गुड। कोई भी बंदा उस चीज को कम्प्लीटली कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक से हटेगा दूसरे पे आ जाएगा। और दूसरी बात ये है, एक एक ने अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, एक एक एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए।
और अगर उसी वक्त दूसरा आ जाएगा तो पहले वाला उसका पूरा वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट, उसके एफर्ट्स वेस्ट, उसके पैसा वेस्ट, उसकी मेहनत वेस्ट, वो तो फिर दुखी होएगा ही। तो कहने का मतलब ये, आप चेंजेस तो लाओ लेकिन एक लिमिट में लाओ। Have some limit in your changing power. Do not change it very very fast so that it may harm to you as well as to your society. इतना भी जल्दी चेंजेस मत करो कि वो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। समझ गए? एक चीज और सुन लो, जो हमारे 1991 से पहले की बातें हैं और प्रायर मतलब बिफोर ही होता है, बिफोर या प्रायर मान लो, जो बिफोर हमारे 1991 होता है उस पॉलिसी में 1991 से पहले हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक कंपटीशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए थे, ये नहीं लोग कहते नथिंग हो गया था। क्यों? वाई? बताओ। आवाज नहीं आई? नहीं, डोमेस्टिक कंपटीशन इसलिए रिड्यूस हो गया था कि लोगों के पास कहते हैं ना आपस में लड़ने का टाइम ही नहीं था, लोगों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन आ गए थे? नहीं बच्चा, मैं कह रही हूँ कि जो हमारा कह सकते हैं कि ये सारा हमारे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन रिड्यूस क्यों हो गया था? वो आ गए थे, उन लोगों के पास अपने आपस में लड़ने का टाइम ही नहीं था। लड़ने के लिए कौन आ गए थे? कंपटीशन के लिए कौन आ गए थे? एमएनसी। वेरी गुड। अपने आप से लड़ने का टाइम नहीं था, और जो कॉम्पिटिटर से कांटे की टक्कर वो लोग दे रहे थे, और उनका मेन मोटिव, मेन नक्शे, मेन निशाने पे वो लोग थे, इंडियन नहीं। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। दुश्मन का दुश्मन दोस्त दोस्त होता है, राइट। चलो, नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ? मार्केट, देखो, earlier firms were following selling concept product first and then go to market, but now companies follow marketing concept planning production on the basis of market search need and want of customers. अब देखो, मार्केट ओरिएंटेशन आप अपनी फिलोसफीज पढ़ोगे मार्केटिंग की इन योर चैप्टर नंबर 11, दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में। फिलोसफीज होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइल भी आपकी उसी से ही बनेगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो उसमें क्या था, उसमें ये होता है कि उसमें आपकी ये फिलोसफी बताई गई थी कि हाउ, किस तरीके से आप, एक मिनट, किस तरीके से आप अपना जो कह सकते हो कि अपनी मार्केटिंग को कंडक्ट करवाओगे, किस तरीके से आप अपने मार्केटिंग को फॉलो करोगे। तो पहले जमाने में क्या होता था, अर्लियर के लोग ना सबसे पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते थे फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट। पहले ये सोचते थे, खैर ये मैं आपको डिटेल में तो तभी बताऊंगी जब मैं आपको लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना सुन लो, पहले जमाने में लोग ये सोचा करते थे, जब तक एमएनसीज नहीं आए थे, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए थे, ये सोचा करते थे कि पहले हम सेलिंग कॉन्सेप्ट कर ले, बाद में हम मार्केट में जाए, मतलब मार्केट की नॉलेज नहीं लेते थे। अब लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट के लिए नॉलेज लेते हैं, उनके लिए प्लान करते हैं प्रॉपरली, सब कुछ चीजें इफेक्टिवली प्लान करते हैं, देन मार्केट में घुसते हैं सारे रिनोवेशन करके। जब वो अपने आप में स्ट्रांग बन जाते हैं, सबके पास सारे इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो जाते हैं, तब वो मार्केट में जाते हैं। सिंपल सीधे शब्दों में बात करूँ तो ये है कि पहले जमाने में लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते थे, डायरेक्टली बस हमें घुसना है, हमें ये काम करना है, ये नहीं देखते थे व्हाट आर द आफ्टरमेथ इफेक्ट ऑफ इट, कैसे हो सकता है, क्या होगा, इससे रिलेटेड क्या होगा। बट आजकल इतने नॉलेजेबल फैलोज है कि आजकल कोई भी काम करने से पहले सब लोग 100 बार सोचते हैं, और मार्केट में घुसने से पहले मार्केट की फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, फुल नॉलेज लेते हैं, और देन ही कोई काम को करते हैं। क्लियर? लास्ट वन, एक्सपोर्ट ऑन मैटर ऑफ सर्वाइवल। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल?
एक्सपोर्ट और मैटर ऑफ सर्वाइवल का मतलब था इंडियन बिजनेसमैन was facing global competition and the new trade policy made the external trade very liberal. पहले ही हमारे इंडियन बिजनेस वाले बहुत ज्यादा ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहे थे क्योंकि इंडिया बहुत 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 पीछे था फ्रॉम ऑल ओवर द अदर कंट्रीज। इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे था अदर लोगों से, अदर कंट्रीज से। क्यों? क्या रीजन था जो इंडिया पीछे था? सब कुछ कर दिया था ब्रिटिशर्स की वजह से, पहले ही वो बहुत पीछे थे। अब तो सारे ट्रेड बैरियर्स भी हट गए थे। ट्रेड बैरियर्स मतलब वो भी हट गए थे। अब वो सारे जब हट गए थे, रिमूव हो गए थे, तो फिर क्या हुआ जब वो सब हट गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जो उसका इफेक्ट था वो ये था उसके ट्रेड बैरियर्स हटने के बाद, जो आपका वर्क था, जो आपका काम था, वो काम आपका ढंग से नहीं हो पाया था। और जो आपका जो कह सकते हैं हमारी वो स्टिफ कंपटीशन ज्यादा हो गया था, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया था। और इंडियन बिजनेसमैन जो हमारा एक्सपोर्ट था, एक्सटर्नल ट्रेड था, वो भी हमारा बहुत ही ज्यादा लिबरल हो गया था, जिसकी वजह से क्या था कि हमारी इंडिया अपलिफ्ट नहीं हो पाई थी, ग्रोथ उनकी नहीं हो पाई। समझ गए? समझ गए? तो आपने ये देखा कि इसमें हमारे एडवांटेजेस से बहुत ज्यादा इसके डिसएडवांटेज। ओके बच्चा, तो मैं कह रही हूँ आपने ये देखा इसमें जो इम्पैक्ट है वो एडवांटेजेस से कहीं ज्यादा उसके डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। कोई बात नहीं, चलो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। शायद ये लास्ट ही टॉपिक है, अगर कुछ बचा होगा तो एक आधा मैं देख लूंगी, वरना फिर हम इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके बच्चा, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर बिजनेस क्लास।